चलो हम क्या पढ़ रहे हैं एक बार जरा मैं पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। अब तक हमने जो भी पढ़ा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम एलएसएम से, यानी कि हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम के बारे में पढ़ रहे हैं किस मेथड से, लिमिट स्टेट मेथड द्वारा। तो हमको ये बीम का सेक्शन दिख रहा है, दिख रहा है सब सभी को। इस बीम की विड्थ है बी, ओवरऑल डेप्थ है डी, इफेक्टिव डेप्थ है स्मॉल डी। टेंशन साइड में जो स्टील है उसका एरिया है एएसटी, कंप्रेशन साइड में जो स्टील उसका एरिया है एएससी। इसका हमने ये स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ किया है और ये हमने स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ किया है। सभी को पता है कि इसका स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होता है। लीनियर क्यों होता है? क्योंकि हमें मानते हैं कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। तो इस एजम्पशन का मतलब ही क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रेन डायग्राम है वो कैसा है, लीनियर है। क्लियर? स्ट्रेन डायग्राम में जो टॉप पोर्शन पर एक्सट्रीम फाइबर पर कंप्रेशन में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है 0.0035, टेंशन में मैक्सिमम कितना होता है 0.002 प्लस 0.87 FI बाई ES। ये हमारा टॉप और बॉटम पे मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम टेंशन स्ट्रेन हो गया। नेक्स्ट है जो हमारा कंप्रेशन साइड में स्टील लगा हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है उसको हमने माना है एप्सिलॉन SC, ठीक है, एप्सिलॉन SC, यानी कि स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेशन। अब बारी आती है स्ट्रेस डायग्राम पे। स्ट्रेस डायग्राम कैसा होता है? रेक्टेंगुलर पैराबोलिक होता है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। तो जो इसकी जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो कितनी होती है 0.45 FC के। और जिस पोजीशन पर हमारा कंप्रेशन स्टील लगा हुआ है उस पोजीशन पर जो स्ट्रेस है वो कितना है FSC, यानी कि जहां पर स्ट्रेन एप्सिलॉन SC है वहां पर स्ट्रेस कितना है FSC। ये चीज क्लियर है। और टेंशन में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आता है 0.87 FY, ये होता है मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस। अब आ रही आती है हमको अपने इस डब्ल्यू इन्फोर्स सेक्शन को सॉल्व करने की। तो हमको जो डिप्लोमा लेवल पे जो क्वेश्चंस मिलते हैं या फिर इंजीनियरिंग लेवल पे भी जो क्वेश्चन मिलते हैं केवल दो प्रकार के क्वेश्चन हमको मिलते हैं डब्ल्यू से। पहला क्वेश्चन होता है टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और दूसरा क्वेश्चन होता है टू डिजाइन अ बीम, ठीक है, यानी कि हमको मोमेंट निकालना होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर बीम को डिजाइन करना होता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जिसको बोलते हैं टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए जैसे हमने पढ़ा है बचपन से, स्टेप क्या होती है, पहले हम एनयू निकालते हैं, फिर एनयू लिमिटिंग निकालते हैं, कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि अंडर इनफोर्स है या ओवर इनफोर्स है या बैलेंस है, उस हिसाब से हम एमआर का फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, कैलकुलेट न्यूट्रल एक्सिस, यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। हमको पहले एनयू निकालना है। तो एनयू निकालने के लिए फॉर्मूला हमने क्या यूज किया है, सी बराबर टी का, टोटल कंप्रेशन फोर्स बराबर टोटल टेंसाइल फोर्स के। तो टोटल कंप्रेशन फोर्स कितना आ रहा है, कंप्रेशन साइड में पहले कितना फोर्स था 0.36 FC के बी इंटू एनयू। अब कंप्रेशन स्टील और लग गया है तो हमने FSC इंटू ASC उसका फोर्स हो जाता है माइनस 0.45 FC के इंटू ASC हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक ही स्टील के एरिया को दो बार कंसीडर कर लिए होते हैं। ये समझ ना आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीज है कि फॉर्मूला क्या है 0.36 FC के बी इंटू एनयू प्लस FSC माइनस 0.45 FC के इंटू ASC इज इक्वल टू 0.87 FI इंटू AST। ये डब्ल्यू के लिए फॉर्मूला है। तो इसको सॉल्व करने पे जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है, एनयू का फॉर्मूला बन जाता है 0.87 FY इंटू AST माइनस FSC माइनस 0.45 FC के इंटू ASC अपॉन 0.36 FC के इंटू बी। ये हमारा एनयू निकालने का फॉर्मूला बन जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमको एनयू निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, FSC की जरूरत पड़ रही है। FSC को निकालने के लिए पहले हमको एप्सिलॉन SC की वैल्यू निकालनी पड़ती है। फिर हमको एक टेबल दिया होता है, उस टेबल के करस्पॉन्डिंग हम करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग हम स्ट्रेस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है? तो FSC निकालने का क्या तरीका है, ऊपर डायग्राम देखो। FSC निकालने के लिए हम सिमिलर ट्रायंगल का यूज करते हैं। एक ट्रायंगल ये वाला हो गया थोड़ा बड़ा वाला और एक ट्रायंगल हो गया छोटा वाला। जिसमें हमने क्या किया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक का बेस है 0.035, उसका परपेंडिकुलर है एनयू। छोटे वाले ट्रायंगल का बेस है एप्सिलॉन SC, उसका परपेंडिकुलर है एनयू माइनस DC। यहां तक बात हमको क्लियर होगी। तो यहां से हमने एप्सिलॉन SC की वैल्यू कितनी निकाल दी, यानी कि स्ट्रेन इन स्टील इन कंप्रेशन साइड, इन कंप्रेशन जोन, ये वैल्यू आ जाती है 0.0035 इंटू एनयू माइनस DC अपॉन एनयू। ठीक है?
तो ये हो गया एप्सिलॉन एससी की वैल्यू। अब इस एप्सिलॉन एससी के करस्पॉन्डिंग हम एफएससी की वैल्यू निकाल सकते हैं इस टेबल की मदद से। हमको एग्जाम में अगर एसएससी जे का अगर हम पेपर देते हैं या किसी स्टेट पीएससी का भी पेपर अगर हम देते हैं और अगर हमको मेंस में सवाल आता है पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जो कि आता ही आता है, तो फिर हमको ये टेबल दी हुई होगी। ठीक है, ये टेबल दी होगी या फिर इस टेबल का जो हमको इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जिससे हमारा काम बन सकता है हमको पार्ट दिया हुआ होगा। ठीक है, ये टेबल कोड में नहीं दी हुई है, ये टेबल हमको अलग से एग्जाम में दी हुई होती है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि अगर टेबल ना दी हुई हो तो क्या करना है। ठीक है, अगर टेबल नहीं दी होगी तो हम दिमाग लगाएंगे नहीं। चलो, तो अब स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग हम स्ट्रेस की वैल्यू को निकाल देते हैं। ये एफई 415 के लिए और ये एफई 500 के लिए। यहां तो क्लियर है सभी को। अब एक बात हमको क्या देखनी है यहां पर कि एनयू निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ रही है, एफएससी की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, एफएससी निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, एप्सिलॉन एससी की जरूरत पड़ रही है। और एप्सिलॉन एससी को निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, एनयू की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हमको एनयू निकालने के लिए एफएससी की जरूरत पड़ रही है, एफएससी निकालने के लिए एप्सिलॉन एससी की जरूरत पड़ रही है, और एप्सिलॉन एससी निकालने के लिए फिर से हमको किसकी जरूरत पड़ रही है, एनयू की ही जरूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब कि घूम फिर के बात तो ये हो गई कि हमको एनयू निकालने के लिए एनयू की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, एनयू, और हमको जरूरत भी किसकी पड़ रही है, एनयू की जरूरत पड़ रही है। तो यहां पे हमारा मामला थोड़ा फंस जाता है। तो अब हम एनयू की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अब हम एनयू की वैल्यू कैसे निकालें। इस एनयू की वैल्यू को निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम एनयू की एफएससी की एक कोई भी वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एफएससी की कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लिया। तुम्हारी मर्जी है, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 न्यूटन पर मीटर उसको अज्यूम कर लो। ठीक है, फिर उस एफएससी की मदद से हम क्या निकालते हैं, एनयू निकालते हैं पहले फॉर्मूले से। ठीक है, अब फिर उस एनयू की मदद से हम एप्सिलॉन एससी निकालते हैं। अब फिर उस एप्सिलॉन एससी की मदद से हम एफएससी निकालेंगे इस टेबल की मदद से। यहां पे हमको इंटरपोलेशन भी करना पड़ता है, जो हमने शियर इन्फोर्समेंट में सीखा था ना इंटरपोलेशन करना, वो हमको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एप्सिलॉन एससी की वैल्यू 0.00144 आ गई फिर तो हम ये टिक मार देंगे, या फिर 0.00163 आ गई तो हम 306 आंसर लिख देंगे। बट अगर वैल्यू इसके बीच की कोई आ गई, जैसे 0.00155 वैल्यू आ गई, तो इन दोनों के बीच की है, उसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, वही जो हमने सीखा था। ठीक है, तो हमने एफएससी की कोई वैल्यू मान ली, उस एफएससी की मदद से हमने एनयू की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ठीक है, तो पहले हम एफएससी कोई वैल्यू एज्यूम करेंगे, 250, 300, 350, 450। उस एफएससी की वैल्यू को हम यहां पर पुट करके एनयू की वैल्यू निकालेंगे। फिर इस एनयू की वैल्यू को पुट करके हम यहां पर पुट करेंगे और एप्सिलॉन एससी की वैल्यू निकालेंगे। इस एप्सिलॉन एससी की मदद से हम फिर से एफएससी की वैल्यू दोबारा से निकालेंगे। फिर से हम एफएससी की वैल्यू को यहां पर रखेंगे, एनयू निकालेंगे, एनयू की वैल्यू यहां रखेंगे, एप्सिलॉन एससी निकालेंगे, फिर से एप्सिलॉन एससी की वैल्यू हम यहां रखेंगे और एफएससी की वैल्यू निकालेंगे। यानी ये साइकिल हम तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे पास एफएससी की वैल्यू क्लोज ना आती जाए। जैसे पहले हमने माना था अगर एफएससी की वैल्यू 600, तो सेकंड टाइम में ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 300 के आसपास, थर्ड टाइम फिर से वैल्यू हमारी आ जाएगी 500 के आसपास, फिर से आ जाएगी 400 के आसपास, फिर से आ जाएगी 410 के आसपास, फिर से आएगी 409 के आसपास, फिर से आएगी 409 के आसपास। तो जब हमारी ये एफएससी की वैल्यू आना क्लोज हो जाए, यानी कि जब आपस में बहुत ही क्लोज आने लगे 409, 410, 410, 410, तो हम वही एफएससी की वैल्यू को फाइनल एफएससी की वैल्यू मान लेते हैं। और उस एफएससी के करस्पॉन्डिंग जो एनयू की वैल्यू होती है वही हमारी सही एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने एप्सिलॉन एससी की वैल्यू को अगर हमने एफएससी की वैल्यू को कोई बहुत ही रैंडम मान लिया, सपोज 1000 मान लिया, ठीक है, या फिर 800 मान लिया, 700 मान लिया, तो उस केस में जो फ्लक्चुएशंस है वो बहुत ज्यादा होती है, तो हमको ट्रायल एंड एरर का जो ये तरीका है वो कई बार लगाना पड़ता है। तो लेकिन अगर हम एफएससी की वैल्यू को इस रेंज में मानते हैं तो हमको मैक्सिमम 2 से 3 बार में ही एफएससी की एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त हो जाती है।
ठीक है। अगर हम एफएससी की वैल्यू को इस रेंज में रखते हैं तो एफएससी की वैल्यू हमको 2 से 3 बार में एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है। क्लियर है? तो एफएससी की वैल्यू हम कितने रखेंगे? अगर एफई 250 का यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर हम माइल्ड स्पीड का यूज कर रहे हैं, तो एफएससी की वैल्यू हम 0.87 FY यानी कि 0.87 इंटू 250 मतलब 220 के आसपास रखते हैं। अगर एफई 415 की बात करेंगे तो हम एफएससी की वैल्यू को 350 रखते हैं, और अगर एफई 500 दिया होगा तो हम क्वेश्चन में एफएससी की वैल्यू को कितना अज्यूम करेंगे? 420 अज्यूम करेंगे। ठीक है। अगर सबको सपोज एग्जाम में हमको यही क्वेश्चन आ गया लेकिन हमारे पास टाइम कम है, अगर हमारे पास टाइम कम है तो क्या हम ये सब करेंगे? नहीं करेंगे। हम सीधे एफएससी की वैल्यू जो हमने ये मानी है यही रखेंगे। इसके लिए हम एनयू की वैल्यू निकालेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमको ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और अगर हमने ये स्टेप्स ना भी की तो भी हमको 20 में से 15 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमने इसमें टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर क्या होगा? हमको 20 में से एक भी मार्क नहीं मिलेगा, है ना? क्योंकि हमको अल्टीमेटली निकालना क्या है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। ये तो सिर्फ अभी पहली स्टेप चल रही है हमारी। यहां तो क्लियर है? अब आगे बढ़े। एनयू की वैल्यू हमने यहां से निकाल दी। अभी हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें देखेंगे कि एनयू की वैल्यू कैसे एक्चुअल में हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। जितना आसान हमको दिख रहा है उतना आसान नहीं होता नहीं है। ठीक है। तो यहां से हमने एनयू की वैल्यू निकाल दी। एनयू के बाद फिर हम स्टेप 2 करते हैं। पेन भी नहीं चल रही। एफएससी की वैल्यू सॉरी एनयू की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? स्टेप 2, जैसे हमने बाकी सब में किया है, कैलकुलेट एनसी। अब हम एनसी निकालेंगे। ठीक है। एनसी कैसे निकालते हैं? सॉरी एनसी नहीं, एनुअल लिमिटिंग। बार बार डब्ल्यूएसएम का ध्यान आता है। एनुअल लिमिटिंग ये हम कहां से निकालते हैं? वही सेम फॉर्मूला केडी। ओके, कोई टेंशन नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्या होता है? स्टेप 3, कंपेयर। अब इजी है, एनयू एंड एनयू लिमिटिंग। अगर एनयू की वैल्यू एनयू लिमिटिंग से छोटी आ गई तो यूआरएस, और अगर एनयू की वैल्यू एनयू लिमिटिंग से बड़ी आ गई तो ओआरएस। ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है इसमें एमआर का? एमआर का फॉर्मूला हम लिखते हैं एमआर इज इक्वल टू, इसको हम एमयू भी लिखते हैं, अल्टीमेट मोमेंट 0.36 एफसीके बी एनयू डी माइनस 0.42 एनयू। ये हमने सिंगली में पढ़ा था। अब डबली है तो कुछ चीज ऐड होगी इसमें। क्या ऐड होगी? फिर से हैंग हो गया है। ठीक है, ये हो गया प्लस एफ एस सी माइनस 0.45 एफ सी के इंटू ए एस सी डी माइनस डी सी। देखो इसको याद करने की कोई बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमने क्या पढ़ा था? टोटल कंप्रेसिव फोर्स 0.36 एफ सी के इंटू बी इंटू एन यू। ठीक है, उसमें हमने लीवर आर्म डी माइनस 0.42 एन यू का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये हो गया एम आर। अब कंप्रेशन साइड में ये चीज और भी थी, एफ एस सी माइनस 0.45 एफ सी के इंटू ए एस सी। ठीक है, इसमें हमने इसके लिए आर्म डी माइनस डी सी का मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया? ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एम आर का टोटल फॉर्मूला हो गया। इसमें हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो, अगर यूआरएस है, यूआरएस के लिए पुट एनयू, यानी कि अगर यूआरएस है तो हम एनयू की जगह पे एनयू पुट करेंगे, और अगर ओआरएस है तो हम पुट एनयू इज इक्वल टू एनयू लिमिटिंग। यानी कि एनयू और एनयू लिमिटिंग में से जो वैल्यू कम रहती है वो हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। दिमाग में बैठा लो, एनयू और एनयू लिमिटिंग में से जो भी वैल्यू कम रहेगी वो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, और रख के क्या निकालेंगे हम? एमआर, यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्लियर है? तो पूरा क्वेश्चन अभी मैं ओवरव्यू करा दे रहा हूं। पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको एक डबली रिइंफोर्स्ड बीम दी हुई है, उसका हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले निकालते हैं एनयू। एनयू कैसे निकालते हैं?
फॉर्मूला हमने ऊपर लिख रखा है, देख रखा है। उस फॉर्मूले में हमको पहली चीज किसकी आवश्यकता पड़ रही थी, एफएससी की जरूरत पड़ रही थी, बट एफएससी हमारे पास था नहीं। एफएससी के लिए हमको एप्सिलॉन एससी चाहिए और एप्सिलॉन एससी के लिए हमको एनयू चाहिए, यानी कि घूम फिर के बात वहां पे हमारी थोड़ी सी फंस रही थी। तो उस बात से हम कैसे बाहर निकले हैं, पहले हमने एफएससी को एक वैल्यू मान ली। एफई 415 के लिए हमने एफएससी की वैल्यू मान ली 350 और एफई 500 के लिए हमने वैल्यू मान दी 420। एफएससी की वैल्यू पुट करी, उससे एनयू की वैल्यू निकाली, एनयू की वैल्यू रख के एप्सिलॉन एससी की वैल्यू निकाली, एप्सिलॉन एससी की वैल्यू रख के एफएससी की वैल्यू निकाली उस टेबल की मदद से इंटरपोलेशन करके, लीनियर इंटरपोलेशन करने के बाद। उसके बाद फिर हमने क्या किया, ये काम हम कब तक करते गए, जब तक हमारे पास जो एफएससी की वैल्यू है वो क्लोज नहीं आ, ठीक है। स्टार्टिंग में डिफरेंस ज्यादा आएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 2 या 3 बार करने पर डिफरेंस कम आने लगता है। तो जहां पर डिफरेंस कम आना चालू हो गया मतलब कि वही हमारी एनयू की एफएससी की वैल्यू हो जाती है, उससे हम एनयू की वैल्यू फाइनल निकाल देते हैं। फिर हम स्टेप 2 करते हैं, एनयू लिमिटिंग निकालते हैं। कैसे, नॉर्मल फॉर्मूला है k × d, k की वैल्यू हमको पता है 0.48, 0.53, 0.46 सब पता है हमको। एफई 250 के लिए 0.53, एफई 415 के लिए 0.48 और एफई 500 के लिए यानी एफई 500 के लिए 0.46। केडी से हमने एनयू लिमिटिंग निकाल दी, दोनों को कंपेयर कर दिया। फिर एमआर का फॉर्मूला हमको लिखा हुआ है, कंप्रेशन फोर्स इनटू लीवर आर्म। यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स दो थी, एक थी 0.36 एफसीके बी इनटू एनयू, इसकी लीवर आर्म थी डी माइनस 0.42 एनयू, और दूसरी कंप्रेशन फोर्स थी एफएससी माइनस 0.45 एफसीके इनटू एएससी। तो इसकी लीवर आर्म कितनी थी, डी माइनस 20। यहाँ से हमने रखा और आंसर निकाल दिया, ठीक है। चलो, ये था आज का क्वेश्चन। कल हम इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।